हेलो, नमस्कार मित्रों। माई सेल्फ एम आर चौधरी। आपका दिन शुभ हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस वीडियो में हमने एडसॉर्प्शन का अर्थ, उसके प्रकार और उन प्रकारों में डिफरेंस के बारे में चर्चा की थी। अधिशोषण के कारणों के बारे में चर्चा की थी कि अधिशोषण का कारण असंतुलित बलों की उपस्थिति और ऊष्मा गति के कारणों से होता है। हम जान चुके हैं कि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसलिए यह स्वतः ही होता रहता है। रासायनिक बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है, आकर्षण बंध है, इसके आधार पर हमने अधिशोषण को दो वर्गों में वर्गीकृत कर पढ़ा था। एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण की गुण, लक्षण या विशेषताओं की बात करें तो भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होता है। अविशिष्ट प्रकृति, मित्रों, ये बात मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। अविशिष्ट प्रकृति का अर्थ क्या है? बहुत सिंपल सी बात है मित्रों, यह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविशिष्ट प्रकृति से अभिप्राय यह है कि अधिशोषक की सतह पर किसी भी प्रकार का अधिशोष्य, कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी द्रव हो, कोई सा भी ठोस सूक्ष्म कणों के रूप में हो, वह अधिशोषित हो ही जाता है। यानी कि अधिशोषक सेलेक्ट करके, किसी अधिशोष्य का चयन करके अधिशोषण की प्रक्रिया नहीं अपनाता। यानी जो जैसा आएगा वैसा अधिशोषित हो ही जाएगा, अविशिष्ट होता है। यदि रासायनिक अधिशोषण के संदर्भ में बात उन्हें रिवाइज करें तो रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण विशिष्ट होता है, स्पेशल नेचर का होता है। विशिष्ट प्रकृति का इसलिए होता है कि रासायनिक अधिशोषण करने वाले अधिशोषक की सतह पर केवल वे पदार्थ ही रासायनिक अधिशोषित होते हैं जो अधिशोषक पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं, सक्रिय केंद्रों के साथ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं, रासायनिक आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। वो रासायनिक आकर्षण बल या रासायनिक बंध आयनिक बंध हो सकता है, सह संयोजक बंध हो सकता है। यानी समझ गई, रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में विशिष्ट होता है और भौतिक अधिशोषण प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। क्लियर? भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह समान रूप से आवरित होती है और यह बहुपरतीय अधिशोषण का निर्माण होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में एक परतीय अधिशोषण, क्योंकि अधिशोषक की सतह के अणु, मुक्त संयोजकताएं एक बार बंध बना लेती है, उसके बाद दोबारा नहीं। लेकिन भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ खुद भी पुनः अधिशोषण की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है? रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, यानी कोई पदार्थ अधिशोषित हो गया अधिशोषक की सतह पर, यदि उसे बाह्य बल का प्रयोग करें, उसको झटकें, झटकाएं, तो वो कण छटक कर टूट जाते हैं, क्योंकि दुर्बल वांडरवाल्स बलों के कारण होता है, इसलिए उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय नहीं होता, अन उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि एक बार रासायनिक बंध बन गया मीन्स परमानेंट है। बन गया मीन्स बन गया। जैसे लोहे पर संक्षारण की बात करें तो आयरन का ऑक्सीकरण, लोहे के साथ ऑक्सीजन नमी की प्रेजेंस में क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती है, तो फिर कितोई झटके फिटके छिटके लोहे और ऑक्सीजन के बीच का रासायनिक बॉन्ड जो बना है, आयनिक बॉन्ड, वो टूटने वाला नहीं। इसलिए रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है। भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित कणों, अणुओं को रासायनिक क्रिया में भाग लेना होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी सक्रियण ऊर्जा का उच्च होना आवश्यक है। प्यारे मित्रों, भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं या बहुत कम सक्रियण ऊर्जा की जरूरत, लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए पर्याप्त और उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
भौतिक अधिशोषण संपन्न होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित या मुक्त होती है, जिसको अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं, वह बहुत कम, तकरीबन 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के मामले में अधिशोषण ऊष्मा या एंथैल्पी का मान 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है मित्रों, भौतिक अधिशोषण एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक अधिशोषण एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक अधिशोषण अस्थायी है, रासायनिक अधिशोषण स्थायी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। अब दोबारा चर्चा इसलिए की है, यदि इस प्रकार का प्रश्न आए, भौतिक अधिशोषण की 4 विशेषताएं या रासायनिक अधिशोषण की 4 विशेषताएं बताइए, लिखिए, तो ये आपके वहां काम आने वाला है। क्योंकि हमारा मकसद मिशन मेरिट 2023 राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा 2023 की मेरिट का मामला है, उसमें आपका स्थान पक्का करवाना है। या एक शब्द मैंने काम में लिया, अधिशोषण ऊष्मा, अधिशोषण एंथैल्पी, उसको मैं परिभाषित करना चाहूंगा आपके ध्यान में लाने के लिए। अधिशोष्य की 1 मोल मात्रा अधिशोषित होने पर मुक्त होने वाली ऊष्मा को अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहा मित्रों? अधिशोष्य की 1 मोल मात्रा, अधिशोष्य की 1 मोल मात्रा। मित्रों ध्यान देना, ये 1 मोल मात्रा किसकी है? अधिशोष्य की। अधिशोष्य की 1 मोल मात्रा को अधिशोषित होने के लिए, अधिशोषित होने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है, रिलीज होती है, उस ऊष्मा को अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी कहते हैं। छोटा प्रश्न बन सकता है, इसलिए याद दिलाया आपको। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मित्रों, ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप भी तैयार हो जाइए मेंटली ये सीखने के लिए। क्या पढ़ रहे हैं हम? ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। मित्रों पेन नहीं लिया तो ले लें और लिखना प्रारंभ करें। बहुत काम की और महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण शब्दों के रूप में बोलने वाला हूं मैं। ठोस पर गैसों के, पहले तो मित्रों ये समझना है कि यहां जो ठोस है वो अधिशोषक है और गैस अधिशोषी। क्लियर? मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि यहां अधिशोषक कौन है, यानी अपनी सतह पर बांधने वाला कौन है। अधिशोषक पदार्थ ठोस अवस्था में है और अधिशोष्य जो अधिशोषित होगा, जो आकर चिपकेगा, उसकी प्रकृति कैसी है? गैसीय है, गैस है। क्लियर? मित्रों इस बात को पहले माइंड में लर्न करें, सीखें, इस फाइल को सेव कर लें। प्रश्न ऐसा भी है, आता है, गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कोई 2 3 4 समझाइए। या ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समझाइए। 100% ये सवाल किसी न किसी रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष 2023 में आने वाला है। चलिए पहले कारक को लेकर के चलते हैं। हमारा पहला कारक है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति यानी अधिशोष्य की प्रकृति। गैस की प्रकृति का मतलब क्या मित्रों? गैस की प्रकृति का मतलब है मेरे लिए यहां आपको समझाना अधिशोष्य की प्रकृति। मित्रों जिन गैसों के अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल प्रबल होते हैं, जिन गैस अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल प्रबल होते हैं, यानी जिनका अणुभार उच्च होता है, उनमें वान डेर वाल्स बल प्रबल होते हैं। और जिनमें वान डेर वाल्स बल प्रबल होते हैं वो आसानी से यानी कम उच्च ताप पर द्रवित हो सकती है। दोबारा बोलता हूं, जिन गैसों का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है उनमें वान डेर वाल्स बल प्रबल होते हैं, और जिनमें वान डेर वाल्स बल प्रबल होते हैं वो आसानी से द्रवित हो जाती है। यानी उनका क्रांतिक ताप, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम
टीसी द्वारा लिखते हैं। इसके द्वारा टीसी उच्च होता है। किसका उच्च होता है? जो आसानी से द्रवित होती है। मैं बोलता हूं, जो गैसें आसानी से द्रवित होती है उनका टीसी क्रांतिक ताप उच्च होता है, और जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है उनका अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। मित्रों ध्यान दीजिए, जिन गैस अणुओं के मध्य प्रबल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं वे आसानी से द्रवित होती है। आसानी से वे द्रवित होती है जिनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं, या आसानी से द्रवित होने वाली गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं, एक ही बात। और जिनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं, आसानी से द्रवित हो सकने की प्रवृत्ति रखती है, उनके अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, उनका अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। क्लियर? या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टीसी समानुपाती अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। क्लियर मित्रों? इस बात को गांठ बांध के याद रखना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हमारे पास कोई गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसों का क्रम है, वो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे। अमोनिया, मित्रों ध्यान देना, HCl देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड CH4, हमारे पास नाइट्रोजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो, तो उनको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब मित्रों ध्यान देना, मैं सारी चीजें बहुत क्लियर, स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट करना चाहता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका अणुभार अधिक है, इसका वान डेर वाल्स बल प्रबल है, इसका क्रांतिक ताप उच्च है। मैं आपको यदि बता दूं क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन, तो सल्फर डाइऑक्साइड का 430 केल्विन होता है, अमोनिया का 406 केल्विन होता है, HCl का 324 केल्विन होता है, इसका 304 केल्विन होता है। ठीक है मित्रों, इस तरह से ये 190 केल्विन वाला होता है। अब बात आती है हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की, तो हाइड्रोजन का लगभग 33 केल्विन होता है और नाइट्रोजन का लगभग 126 केल्विन होता है। ये है क्या? आपको रटने नहीं है, ये क्रांतिक ताप है। आपको केवल इतना सा समझना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक अधिशोषित होने वाली गैस है इनमें से, और यहाँ हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप सबसे कम है, इसलिए ये सबसे कम अधिशोषित होने वाली गैस है। मित्रों ये ध्यान देना है, दे दोगे ध्यान? यदि हम इनके अधिशोषण की मात्रा की बात करें तो इसका लगभग 480 ml 1 ग्राम द्वारा अधिशोषित हो जाता है। समझ रहे हैं ना? 1 ग्राम ठोस अधिशोषक द्वारा ये 480 ml आयतन पर अधिशोषित हो जाती है, लेकिन हमारी जो हाइड्रोजन है वो केवल 4.5 ml आयतन ही अधिशोषित होती। तो समझ गए होंगे ना? दोबारा, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है उनके अधिशोषण की मात्रा उच्च होती है। ये भिन्न भिन्न गैसें हैं और उनके क्रांतिक ताप है, इनके अधिशोषण की मात्रा है। ठीक है ना? जिसका क्रांतिक ताप उच्च है वो सर्वाधिक अधिशोषित होती है, और जिसका क्रांतिक ताप कम है वो सबसे कम मात्रा में अधिशोषित होती है। मित्रों यह एक बात ध्यान देने का, रासायनिक अधिशोषण क्रिटिकल टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। प्यारे मित्रों ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं? रासायनिक अधिशोषण क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टीसी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना? इस बात का ख्याल रखना, यह केवल भौतिक अधिशोषण है जो क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। हमारा पहला कारक स्पष्ट हुआ। चलें आगे, अब हम लेते हैं दूसरा कारक। कारक नंबर 2। पहला हो गया गैस की प्रकृति, दूसरा है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मित्रों मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव भी हूं मैं। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली बात मित्रों ये ध्यान दें, हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के कोश पृष्ठ हैं। मैं यह कहूँ दो लड्डू है मेरे पास, एक कांच का चिकना बढ़िया पॉलिश किया हुआ और एक खुरदरा पत्थर का लड्डू है। अब
किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा? दोनों समान आकार के हैं। तो कांच वाला चिकना है और एक पत्थर वाला खुरदरा है। खुरदरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। क्यों होगा मित्रों, ध्यान देना। माना कि ये कांच वाला चिकना है और ये खुरदरे वाला है, ये खुरदरे वाला लड्डू। आप मान लीजिए दोनों समान आकार के हैं, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सपाट है, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और ये खुरदरा है इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसकी तुलना में अधिक है। ध्यान देना मित्रों, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी अधिक होगी। अधिशोषण की मात्रा उतनी अधिक होगी। ठीक है मित्रों, क्या कहा? अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी अधिक होगी। यानी हम किसी पृष्ठ को खुरदरा करके अधिशोषण की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हम किसी पदार्थ को महीन चूर्णित कर या बारीक पीस कर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर अधिशोषण की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है मित्रों, या एक बात और बोल देता हूं, 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त क्षेत्रफल विशिष्ट क्षेत्रफल कहलाता है। क्या बोला मित्रों में? 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त अधिशोषण क्षेत्रफल, 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त अधिशोषण क्षेत्रफल उसका विशिष्ट अधिशोषण क्षेत्रफल कहलाता है। सरल बात है। यानी 1 ग्राम ठोस का जो क्षेत्रफल है जिस पर गैस अधिशोषित हो रही है वो उसका विशिष्ट अधिशोषण क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक बात है। तो अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, गैसों का अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। इसलिए मित्रों, यदि किसी अधिशोषक को आप देखें, सिलिका जेल देखें या सक्रिय चारकोल देखें, जब कहीं भी अधिशोषक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उनका चूर्णित रूप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अगली बात करें। हमारे पास तीसरा कारक है मित्रों, दाब। अधिशोषक की प्रकृति, दाब बाद में। अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति। ठीक है मित्रों, ये तीसरा कारक, ये हो गया दूसरा कारक। अधिशोषक की प्रकृति से यह अभिप्राय है कि हम धातुएं लें या हम सामान्य विलेय, वास्तविक विलयन की बात करें जिसमें विलेय घुला हुआ है, या कोलाइडी विलयन लें, कोलाइडी कणों के रूप में, तो किसके अधिशोषण की क्षमता अधिक होगी? यदि हम धातुओं की बात करें मित्रों, तो नीलखंड की धातुओं में, संक्रमण तत्वों में धातुओं की अधिशोषण क्षमता, अधिशोषण की मात्रा अलग अलग होती है। पैलेडियम, प्लेटिनम और ओरम और निकेल, ये मुख्य धातुएं हैं। ये इतनी काम नहीं आती, लेकिन इन 3 धातुओं को हम अक्सर देखते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के दौरान, हाइड्रोजनीकरण के दौरान। तो इनमें सर्वाधिक अधिशोषण, हाइड्रोजन के अधिशोषण की सर्वाधिक क्षमता पीडी में होती है, फिर प्लेटिनम में होती है, फिर गोल्ड में होती है और सबसे कम होती है निकल में। यानी इन गैसों की ये विशिष्ट अधिशोषण क्षमताएं हैं, ये इनकी विशेष प्रकृति के कारण। ठीक है मित्रों, और यदि ये धातुएं हम कोलाइडी विलयन के रूप में ले लें, धातु के कोलाइडी सॉल ले लें, तो उस कोलाइडी सॉल की, कोलाइडी विलयन की अधिशोषण क्षमता इनसे भी अधिक होती है। मैं यहां ये बात और आपको बता देना चाह रहा हूं कि सक्रिय केंद्र जितने अधिक होंगे अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषण उतनी अधिक मात्रा में होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? सक्रिय केंद्र जितने अधिक होंगे, मुक्त संयोजकताएं जितनी अधिक होगी, अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं अगले कारक की, और अगला हमारा चौथा कारक है दाब। दाब का प्रभाव। मित्रों, जब हम ठोस अधिशोषक पर गैस के अधिशोषण की बात करते हैं, हमारा अधिशोष्य गैसियस स्टेट में गैस है, तो अवश्य दाब से प्रभावित होगा, दाब से प्रभावित होगा। या एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि भौतिक और रासायनिक दोनों ही अधिशोषण दोनों ही अधिशोषण दाब द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है। अधिशोषक के इकाई आयतन द्वारा अधिशोषित मात्रा
गैस के दाब पर निर्भर करती है। ये समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अधिशोषक के इकाई आयतन, एकांक आयतन, अधिशोषक के इकाई आयतन द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा दाब को पी से लिख दूं पर निर्भर करती है। पहले तो ये बात को समझें, इसको गांठ बांधें। क्या गांठ बांधें कि अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती, अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है। ठीक है। यदि हम ताप निश्चित रखें, ताप निश्चित रखें तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह बताया है कि नियत ताप पर अधिशोषण की मात्रा x बटे m, x क्या है, गैस के रूप में अधिशोष्य की मात्रा ग्रामों में, और m ठोस अधिशोषक की मात्रा ग्रामों में, प्रोपोर्शनल टू p। मतलब अधिशोषण की मात्रा दाब से प्रभावित होती है, दाब के समानुपाती होती है। वैज्ञानिकों ने जब विभिन्न प्रयोग किए तो p की घातांक इस तरह का माना, और ये प्रयोग करने वालों में सर्वश्रेय सर्व प्रमुख थे फ्रेंडलिक। हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब के 1/nवीं घात के समानुपाती होती है। ये फ्रेंडलिक ने अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध ज्ञात किया। यह नियत ताप पर है, इसलिए इस अधिशोषण को अधिशोषण समतापी भी कहते हैं। चले मित्रों अगले पेज पर। हम समझ रहे थे दाब का प्रभाव, चौथा कारक था हमारा, इसको स्पेशली अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इसका प्रश्न आने वाला है। दाब का प्रभाव हमने अभी ये कहा था कि एक निश्चित ताप पर, क्या बोला मित्रों, एक निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा x क्या है, अधिशोषित होने वाले गैस का द्रव्यमान ग्रामों में, और m क्या है, ठोस अधिशोषक का द्रव्यमान जो गैस को अधिशोषित करता है। नियत ताप पर xm प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/m। यह संबंध किसने ज्ञात किया, फ्राइंडलिक ने। किसने, फ्राइंडलिक, कई च भी बोलते हैं, कई इसको फ्रेंडलिच भी कहते हैं, फ्रेंडलिच। तो आदमी एक ही है, फॉरेन का है, भारत में इसे कुछ भी कहते हैं। फ्राइंडलिक ने यह कहा कि अधिशोष एक नियत ताप पर गैस के अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब P की 1/nवीं घात के समानुपाती होती है। अब यहाँ 1/n क्या है या n क्या है, या मित्रों n एक नियतांक है जिसका मान इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 होता है। n का मान इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 हो सकता है। और 1/n क्या है, जब 1 में n का भाग देते हैं तो 1/n का मान है वो 0.5 से 1 तक हो सकता है, या यूं कह दूं 0 से 1 तक पॉसिबल है। मित्रों ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस संबंध को हम ऐसा लिख सकते हैं, x/m, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक लाते हैं k गुणा p की पावर 1/n। इसे फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। ठीक है मित्रों, हम बात करने लग गए अब फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी की। फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी की बात कर रहे हैं। मित्रों ध्यान देना, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपके समझ में आएगा। इसका सवाल बनता है बोर्ड एग्जाम में, 2 बार पहले आ चुका है। ठीक है ना। फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है। फ्राइंडलिक ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह प्रूव किया कि गैस एक निश्चित ताप पर गैस की अधिशोषित होने वाली मात्रा x, ठोस अधिशोषक की मात्रा जो गैस को अधिशोषित करती है m का अनुपात दाब की 1/nवीं घात के समानुपाती होता है, या यूं बोलूं x/m बराबर k गुणा p की पावर 1/n। ठीक है मित्रों, अब हम इसे इस प्रकार
यदि ग्राफ के द्वारा दर्शाना चाहें, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा, तो हमारे पास दो प्रकार के ग्राफ बनेंगे। एक हम x बटे m और दाब के मध्य आलेख खींचे, इधर दाब का मान बढ़ रहा है और इधर जो अधिशोषण की मात्रा। मित्रों मैं यहां बता देना चाह रहा हूं x क्या है, x अधिशोष्य की मात्रा है। x क्या है, अधिशोष्य की मात्रा है, ठीक है ना, ग्रामों में। और m क्या है, अधिशोषक की मात्रा, ठोस की, अधिशोषक की मात्रा है। क्लियर समझ रहे हैं ना? तो x बटे m और p के मध्य यदि हम ग्राफ आलेखित करें एक निश्चित तापमान पर, या लिख दूं मैं नियत तापमान पर। ध्यान देना मित्रों, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ ये जो नियत ताप वाला मैटर है ना, ये यहां पर इंपोर्टेंट है, ठीक है। ताप निश्चित है, तो मुझे ग्राफ या फ्रेंड लिखो, ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ, इस प्रकार का। देख रहे हैं मित्रों, यहां के बाद ग्राफ है वो दाब अक्ष के समानांतर हो जाता है। और इस ग्राफ की बात करें यहां से, तो यहां तक ये इस प्रकार का लग रहा है कि ये सीधा आगे जाएगा। तो ये x बटे m और p के बीच में सरलरेखीय ग्राफ है, लेकिन हम यहां से यहां तक देखें तो यहां ये अलग प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। ये तीनों बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जब हम फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये जो स्थिति है जहां पर ये समानांतर हो जाता है, इस दाब को हम संतृप्त दाब की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त। यानी अब पीएस का मतलब है सैचुरेटेड। अब हम दाब बढ़ाएं, इतना ही बढ़ाएं, लेकिन और अधिक गैस की मात्रा अधिशोषित नहीं होगी। गैस के और अधिक अणु अधिशोषक की सतह पर, ठोस की सतह पर बंधेंगे, जुड़ेंगे, संचित होंगे या एकत्रित नहीं होंगे। ये एक नियत तापमान पर है, इसलिए इसको अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अधिशोषण समतापी। दोबारा ध्यान देना मित्रों, अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं? तो दो बातें हमारे पास, नियत तापमान पर x बटे m और p के मध्य संबंध बरताने वाला ग्राफ और समीकरण, दोनों को अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यदि हम अलग अलग तापमान पर x बटे m यानी अधिशोषण की मात्रा और p के मध्य आलेख प्राप्त करें तो कैसा होगा? तो मित्रों ऐसा होगा, ये प्रेशर दाब है, इस दिशा में बढ़ रहा है, और ये x बटे m अधिशोषण की मात्रा इस एक्सिस पर बढ़ रही है, ठीक है मित्रों। अब हम अलग अलग तापमान पर लें तो ग्राफ ऐसे होंगे। मित्रों मैंने तीन ग्राफ खींचे, ठीक है ना। यह तीन ग्राफ का आशय ये है कि ये तीनों ही अलग अलग तापमान पर है, ये तीनों ही अलग अलग तापमान पर है। वो ताप किस तरह से, माना कि मैं ये लिखूं, ये ताप T1 है, ये ताप T2 है और ये ताप T3। इन तापमानों का क्रम ये है कि ये T3 तापमान है वो T2 से अधिक है और T2 तापमान है वो T1 से अधिक है। यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मिनिमम है। माना कि ये 40 है, ये 200 है और माना कि ये 600 है, ठीक है ना, सेंटीग्रेड में, इस तरह से। तो आप एक बात तो यहां देख रहे हैं कि ताप जितना अधिक होता है अधिशोषण की मात्रा उतनी कम होती है, और ताप जितना कम होता है अधिशोषण की मात्रा उतनी अधिक होती है। खैर अभी हमारे को ताप समझना नहीं, हमारे को दाब समझना है। क्या समझना है? दाब। तो नियत ताप T3 पर दाब और XM के मध्य वही संबंध है जो वहां प्राप्त हुआ। नियत ताप T2 पर XM और P के मध्य वही संबंध प्राप्त हुआ, और नियत ताप T1 पर XM अधिशोषण की मात्रा और दाब में वही संबंध प्राप्त होता है जो हमने यहाँ अधिशोषण समतापी के रूप में लिखा है, ठीक है। ये अलग अलग तापमान पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध है।
ये एक बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा हुआ है। क्लियर? ये एक्स एम और पी के मध्य एक तापमान पर, एक स्थिर तापमान पर है और ये अलग अलग तापमानों पर है। ये भी अधिशोषण समतापी है। ये भी, ये ग्राफ भी अधिशोषण समतापी है और ये आगे वाला ग्राफ भी अधिशोषण समतापी है। फर्क क्या है? यहाँ एक टेम्परेचर है, माना कि ये 200 केल्विन पर है या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये अलग अलग पर है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो दाब का प्रभाव क्या हुआ? कंसाइज करता हूं। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक स्थिति संतृप्तता प्राप्त करने के बाद भले ही दाब कितना ही बढ़ाएं, अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। क्लियर हो गया? उसे संतृप्त दाब या संतृप्त अवस्था कहते हैं। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ताप का प्रभाव। इसका प्रभाव, हमारे पास पांचवा कारक है शायद, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हालांकि अधिशोषण समतापी में हमने ये बात देख ली, वंस अगेन देखते हैं। हम लोग पहले से ये जानते हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी ठोस अधिशोषक की सतह पर जब द्रव या गैस के कण अवशोषित अधिशोषित होते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती, ऊष्मा मुक्त होती, क्योंकि बंध का आकर्षण बल का निर्माण होता, उत्पत्ति होती है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर ताप और अधिशोषण की मात्रा के मध्य ग्राफ प्राप्त करेंगे। स्थिर दाब पर ग्राफ प्राप्त करेंगे तो मित्रों स्वाभाविक है उस ग्राफ का नाम होगा अधिशोषण समदाबी। अधिशोषण समदाबी। समदाबी का अर्थ है मित्रों, यहां दाब समान है। समदाबी का अर्थ क्या है? दाब है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, नियत है, समान है। ठीक है? तो हम भौतिक और रासायनिक दोनों अधिशोषणों के लिए ग्राफ समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं भौतिक अधिशोषण के लिए। इसके लिए भौतिक अधिशोषण के लिए मित्रों वो बात मैं दोबारा बोल देता हूं, ताप का प्रभाव वाली, कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है। ये हमने पीछे वाले अधिशोषण समतापी से सीखा था, अलग अलग ताप वाले ग्राफ से। यहाँ भौतिक अधिशोषण के मामले में स्पेशल केस अब समझना। देखो, मैं यदि यहां पर कोई ताप ले लूं और नियत ताप और स्थिर दाब पर और ये अधिशोषण की मात्रा मैं यहां लिख देता हूं, P है वो स्थिर है, दाब है वो स्थिर है। इस स्थिति में, इस केस में भौतिक अधिशोषण किस प्रकार होगा? तो भौतिक अधिशोषण मित्रों, भौतिक अधिशोषण का ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, ताप अक्ष पर हम दाईं ओर जा रहे हैं, अधिशोषण की मात्रा नीचे आ रही, अधिशोषण घट रहा है। तो मैं यूं कह दूं कि भौतिक अधिशोषण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी ताप बढ़ाने के साथ भौतिक अधिशोषण घटता है। ठीक है मित्रों? अब हम बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की। रासायनिक अधिशोषण ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है? रासायनिक अधिशोषण ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है? मित्रों एक बात हम पहले से जानते हैं रासायनिक अधिशोषण के मामले में, कि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है और रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए अणुओं को सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सक्रिय ऊर्जा की। और सक्रिय ऊर्जा है वो ताप बढ़ाने से बढ़ती है। अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। इसलिए रासायनिक अधिशोषण, मेरे हिसाब से आप ऐसा याद रखें, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने के साथ प्रारंभ में बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताप बढ़ा देंगे तो गैसें वाष्पित हो जाएगी, या अधिशोषित अणु वाष्पित हो जाएंगे, या द्रव वाष्पित हो जाएगा। इसलिए ताप बहुत अधिक कर देने पर रासायनिक अधिशोषण घटने लगता है। मेरा मकसद आपको इस ग्राफ से रूबरू कराना है। मैं यहां ले लेता हूं टेम्परेचर और यहां ले लेता हूं अधिशोषण की मात्रा x/m। दोबारा समझाता हूं मित्रों, ये x/m क्या भला है? ये अधिशोषण की मात्रा है। इसका अर्थ है 1 ग्राम ठोस अधिशोषक द्वारा अधिशोषित की जाने वाली गैस की मात्रा, यानी गैस का द्रव्यमान बटे ठोस का द्रव्यमान।
अधिशोष्य का द्रव्यमान बटे अधिशोषक का द्रव्यमान। इसका अर्थ हुआ 1 ग्राम ठोस द्वारा अधिशोषित होने वाली गैस का द्रव्यमान, जिसे अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अधिशोषण के केस में हमारे पास ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है मित्रों। देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? ताप बढ़ाने के साथ ग्राफ ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, धनात्मक ढाल। इसका मतलब ताप बढ़ाने के साथ रासायनिक अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। लेकिन एक उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के बाद, लेकिन एक उच्चतम मान, उच्चतम अधिशोषण होने के बाद जब ताप को बढ़ाते ही रहते हैं और अधिक बढ़ाते हैं, या कहें उच्च तापमान पर अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमने जैसा पीछे समझा था, कारणों में थर्मोडायनेमिक कारण थे, डेल्टा जी बराबर होता है एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। या हम लोग जानते हैं अधिशोषण की एंट्रोपी नेगेटिव होती है, और ये वाला नेगेटिव चिन्ह है यदि ताप निम्न है, लो टेम्परेचर है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो जाता है। लेकिन ताप को बहुत अधिक कर देते हैं, बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, और इस केस में डेल्टा एच से टी डेल्टा एस का मान बड़ा हो जाता है। तो अब अधिशोषण नहीं होगा, अब क्या होने लगता है? विशोषण होने लगता है। तो मैं आपको मित्रों ये समझाना चाहता हूं कि अधिक तापमान पर, क्या बोलूं, अधिक ताप पर विशोषण होने लगता है, इसलिए अधिशोषण की मात्रा, रासायनिक अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। क्लियर हुआ मित्रों? ये हमारे हो गए ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ गए। आगे बढ़े। यह एक बीच में शब्द आया, खुरदरा करना, चिकना करना या पीसना, वो क्या है? इसका एक सरल 1 नंबर का प्रश्न एक बार पूछ लिया था, अधिशोषण का सक्रियण। ये अधिशोषक का सक्रियण भी पूछ सकते हैं। अधिशोषण की बजाय क्या लिख सकते हैं? अधिशोषक। अधिशोषण का सक्रियण या अधिशोषक का सक्रियण से क्या मतलब है? सक्रियण से मतलब उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाना। क्रियाशीलता बढ़ाने का मतलब यहां है अधिशोषण की मात्रा बढ़े, और अधिशोषण की मात्रा यानी अधिशोषण की क्षमता। तो मैं ये कह दूं मित्रों, अधिशोषण की क्षमता बढ़ाने का काम अधिशोषण का सक्रियण कहलाता है। अधिशोषण की क्षमता बढ़ाने वाले प्रक्रम या प्रक्रिया को, बढ़ाने वाले प्रक्रम को अधिशोषण का सक्रियण कहते हैं। यानी वे विधियां जिससे हम अधिशोषक का अधिशोषण क्षमता बढ़ा रहे हैं, वो अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। मित्रों, उम्मीद है आप समझ गए। कैसे बढ़ाते हैं? उसके लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं। अधिशोषण का सक्रियण करने वाली, अधिशोषण की क्षमता बढ़ाने वाली हमारे पास कुछ क्रियाएं या विधियां हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, हमारे पास नंबर 1 है यांत्रिक विधि द्वारा। यांत्रिक विधि नॉर्मल है बच्चों, कोई खास नहीं है। यांत्रिक विधि का मतलब ये है कि हम ठोस अधिशोषक की सतह को खुरदरा कर दें। क्या कर दें? ठोस अधिशोषक की सतह को खुरदरा बनाकर अधिशोषण का सक्रियण कर सकते हैं, अधिशोषण की क्षमता बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारे पास, दूसरी विधि हमारे पास में महीन चूर्ण बनाकर, यह भी यांत्रिक विधि है। महीन चूर्ण बना करके या पीस कर। थोड़ी देर पहले मित्रों मैंने यह बोला था कि हम अधिशोषण की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक गैसें अधिशोषित हो, इसलिए हम सिलिका जेल या सक्रिय चारकोल का पाउडर रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पाउडर रूप में उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, तब उन पर मुक्त संयोजकता या सक्रिय केंद्र अधिक होते हैं, तब वो अधिक मात्रा में गैस का या पदार्थ का अधिशोषण करते हैं। तो हम किसी ठोस पदार्थ को बारीक पाउडर बना लें तो वह अधिक मात्रा में गैसों को अधिशोषित करेगा या द्रव को अधिशोषित करेगा। ठीक है मित्रों? तो इस तरह से। तीसरा हमारे पास एक और प्रक्रम है, उसमें है पहले से उपस्थित या अधिशोषित अशुद्धियां हटाकर
पहले से उपस्थित अशुद्धियां हटाकर। यदि हम किसी अधिशोषक का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ले जा रहे हैं और उस पर उसने पहले से कोई अशुद्धियां अवशोषित कर रखी है, तो हम उसे पहले गर्म करेंगे, उच्च ताप पर गर्म करेंगे ताकि वो अशुद्धियां वहां से हट जाए। उससे क्या होगा, ताकि नए जिस अधिशोष्य का अधिशोषण करने जा रहे हैं उसकी अधिक से अधिक मात्रा अधिशोषित हो। तो पहले से उपलब्ध या उपस्थित अशुद्धियों को हटाकर भी अधिशोषण का सक्रियण कर सकते हैं। ये भी 1 नंबर का प्रश्न सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इस बार हमारा सिलेबस एनसीईआरटी है, बनता है, संभावना बनती है कि ऐसा सवाल भी पूछते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब हमारे पास अगले जो महत्वपूर्ण बात है वो है अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी यानी आप समझ गए होंगे मेरा इशारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की ओर है। किसकी ओर है? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की। मित्रों, बोर्ड में ये 2 नंबर का सवाल कई बार पूछा है और आज हमारे को इसको समझना बेहद जरूरी है। और समझते हैं ऐसे, ठीक है ना। पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब और अधिशोषण की मात्रा के मध्य मात्रात्मक संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या बोलूं मैं ये बोलूं निश्चित, या ऐसा लिख दूं, एक निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य की मात्रा x/m एवं दाब P के मध्य संबंध, कैसा संबंध मित्रों? मात्रात्मक, को अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अधिशोषण समतापी दोनों रूप होते हैं। हम उस मात्रात्मक संबंध बताने वाले समीकरण को भी अधिशोषण समतापी कहते हैं और मात्रात्मक संबंध बताने वाले ग्राफ या आरेख को भी अधिशोषण समतापी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। वंस अगेन बोल देता हूं कि एक निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष्य के दाब और अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध बताने वाले समीकरण या वक्र को अधिशोषण समतापी कहते हैं। ठीक है, ये बात फ्रेंडलिक ने कही थी, इसलिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी बोला जाता है। ये संबंध क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था दाब के प्रभाव में। अब वंस अगेन समझते हैं। ये x/m बार समानुपाती p की पावर 1/m। n द n क्या है? n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और 1/n क्या है? 1/0 to 1 है, ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x/m बराबर k गुणा p की पावर 1/n, ठीक है। ये अधिशोषण समतापी समीकरण कहलाता है। ये फ्राइंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में यदि हम लोग लें, क्या लें? लघु गुणक लें, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मित्रों लोग x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। इसे भी फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब इन दोनों के लिए हम ग्राफीय प्रदर्शन, आलेखीय प्रदर्शन देखते हैं। ठीक है मित्रों, पहले हम देखते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूं? मैं एक एक्स एक्स खींच लिया, मैंने एक वाई एक्सिस खींच लिया, या मैंने ले लिया P और या मैंने ले लिया अधिशोषण की मात्रा x/m। ठीक है मित्रों, अब जब ग्राफ आलेखित करते हैं तो ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। इस कंडीशन के बाद ग्राफ है दाब अक्ष के समानांतर हो जाता है, ठीक है। ये x/m का है। इसको यदि हम आगे बढ़ाएं थोड़ा थोड़ा तो इस तरह से ये यूं सरल रेखा के रूप में होता। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आगे दाब का प्रभाव अलग तरह से
उत्पन्न करता है प्रभाव, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। ये अधिशोषण समतापी, ये फ्राइंडलिक अधिशोषण समतापी है। ठीक है, ये ग्राफ एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। या हम क्या करते हैं, log x बटे m, वहां बेटा log नहीं था, x बटे m था खाली, यहाँ ये है, और यहाँ लेते हैं p, या मैं कह दूं log p ले ले। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आलेख खींचे। क्या खींचे, आलेख। तो अब ये आलेख है उससे थोड़ा भिन्न होता है, ये आलेख उससे थोड़ा भिन्न हो जाता। ये log x बटे m और log p, ये एग्जाम में एक बार आया, log x बटे m और log p के मध्य अधिशोषण समतापी वाला आलेख खींचिए। तो अब मित्रों ये आलेख यहां से प्राप्त होता है इस तरह से। ठीक है ना, ये जो मान है, ये मान इसको दर्शाता है, इसको। ठीक है ना, तो इसे अंतःखंड इंटरसेप्ट कहते हैं, और इसका मान है log k के बराबर होता है। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ढाल ऐसे यदि प्राप्त करें तो ग्राफ का ढाल है वो 1/n के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, ये log x बटे m और log p के मध्य आलेख फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र या ग्राफ इस तरह से खींचे जाते हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र की प्रायोगिक सत्यापन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, ध्यान देना, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के प्रायोगिक सत्यापन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को करता हूं, यानी प्रायोगिक रूप से फ्रेंडलिक का जो ग्राफ है वो क्या क्या मान देता है, क्या रिलेशन बताता है। हम ग्राफ यहां खींच लेते हैं। इस बार मैंने बड़ा ग्राफ लिया है, ये लाइन ठीक नहीं है तो वो हटा देते हैं, दोबारा खींच लेते हैं। मेरे हिसाब से अब ये सीधी है। ठीक है ना, थोड़ी इधर उधर हो तो वो आप उसको माइंड नहीं करना। log x बटे m और ये p। ठीक है मित्रों, अब ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है, ये यहाँ समानांतर है, ये वो प्रेशर है, तब संतृप्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मित्रों यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ 3 प्रकार की स्थितियां हैं। एक स्थिति यहां तक है जो सीधी रेखा के रूप में ग्राफ जा रहा है, एक स्थिति यहां तक है जहां ग्राफ कर्व कंडीशन में मुड़ा हुआ है, वक्रित है, इसको सीधा करें तो ऐसे हो जाता है, और तीसरी कंडीशन ये है जहां दाब का मान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, संतृप्त अवस्था की स्थिति है। तो हम तीनों को एक एक बार यहाँ लिख लेते हैं, एक एक करके। पहला मैं लिखता हूं न्यून दाब पर। न्यून दाब पर क्या स्थिति है, न्यून दाब वाली स्थिति को मैं 1 नंबर नाम दे देता हूं। ठीक है, और इस वाली को 2 नंबर दे देता हूं, और इस वाली को मैं 3 नंबर स्थिति दे देता हूं आपके समझने के लिए। तो न्यून दाब पर मित्रों क्या होगा, जब दाब का मान कम होगा तो हम देख रहे हैं x बटे m और p के मध्य जो ग्राफ की रेखा है, वक्र है, वो सीधा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, धनात्मक ढाल है उसका, कर्वित वक्रित नहीं है। तो मैं ये कहूंगा न्यून दाब पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती, अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती। इस बात को मैं यूं बोल दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा, अधिशोषण की मात्रा दाब की प्रथम घात के समानुपाती। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वाले ग्राफ में प्रायोगिक सत्यापन के लिए x बटे m अधिशोषण की मात्रा प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। अब p की घात 1 बटा n नहीं है, यानी ये जो 1 बटा n था इसका मान 1 है। ये 1 कब है, जब n बराबर 1 हो। जब n बराबर 1 होगा तो 1 बटा 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी इस केस में हमें न्यून दाब पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य समानुपाती का संबंध प्राप्त होता है, और वो ग्राफ में सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित है। यानी न्यून दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। यानी न्यून दाब पर, न्यून दाब की स्थिति में दाब बढ़ाते जाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा समान रूप से बढ़ती जाती है, समानुपातिक रूप में बढ़ती जाती है। ठीक है मित्रों, दूसरे वाली स्थिति देखते हैं। मध्यम दाब पर, मध्यम दाब पर, यानी दाब न अधिक हो और न दाब कम हो, तब क्या होगा,
तब अधिशोषण की मात्रा, तब अधिशोषण की मात्रा दाब के किस घात के समानुपाती होगी, ये हमारे लिए अब महत्वपूर्ण है। तब अधिशोषण की मात्रा दाब की 1/n घात के समानुपाती होगी, और तब 1/n का मान है वो आधा से कितना होगा, आधा से 1 के बराबर। कितना होगा, 0.5 से 1.0 के बीच रहेगा, क्योंकि 1 होगा तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, इसलिए इसके बीच। यानी मैं यूं कह दूं n इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 1, इस स्थिति में। ठीक है ना, इस स्थिति में हमारा समीकरण क्या होगा, x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। यानी अब अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ चरघातांकी रूप से परिवर्तित होती है। किस रूप में, चरघातांकी 1/n घात के समानुपाती होती है। यानी दाब के साथ बढ़ती नहीं, अब दाब के साथ परिवर्तित होती है, दाब के साथ समानुपातिक रूप से बढ़ती नहीं, इस तरह से वक्रित होती है। समझ रहे मित्रों, ये वाली स्थिति ऐसे लिखते हैं ग्राफ में। तीसरी स्थिति की बात करते हैं मित्रों, जब दाब उच्च हो, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, अब क्या होगा, उच्च दाब पर इससे आगे वाला ग्राफ है ना, उच्च दाब पर वाले ग्राफ को हम ऐसा दर्शा देते हैं कि दाब अक्ष के समानांतर है। अब यदि हम दाब बढ़ाएं या दाब नहीं बढ़ाएं, अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब हम यूं कह सकते हैं अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा दाब से स्वतंत्र है, अधिशोषण की मात्रा दाब से स्वतंत्र हो गई, अब दाब से प्रभावित नहीं हो रही है। उस केस में, उस स्थिति में हम ये समीकरण ऐसे लिखते हैं, x/m समानुपाती p की घात 0, या x/m बराबर k गुणा p की घात 0। मित्रों p की घात 0 का मतलब होता है 1, इसलिए x/m बराबर k लिखा जाना चाहिए, लिखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार निम्न दाब पर x/m, या यूं लिखें x/m बराबर k p की घात 1, या x/m बराबर k p की पावर 1/m। यानी न्यून दाब पर p की पहली घात के समानुपाती है, दाब बढ़ता है अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है। मध्यम दाब पर दाब बढ़ाते हैं तो गैस की अधिशोषण की मात्रा समानुपातिक रूप से नहीं बढ़ती है, चरघातांकी रूप में बढ़ती है। और उच्च दाब पर दाब का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये संतृप्त स्थिति आ जाती है, जितना अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होना था वो हो गया, अब दाब बढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। ठीक है मित्रों, ये बात थी, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। ठीक है ना, अब एक छोटा सा मैटर बचता है हमारे पास, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी की सीमाएं। फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी में कुछ कमियां रहेगी, वो कमियां क्या है, पहली कमी तो ये कि फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी पूर्णतः सैद्धांतिक है। जब प्रयोग किया गया तो ये उस अनुरूप आंकड़े, मात्रात्मक अधिशोषण नहीं दर्शाता है, इसलिए प्रयोग करने पर यह फेल हो गया। ठीक है, दूसरा क्यों हो गया, क्योंकि यह उच्च दाब पर लागू नहीं होता, उच्च दाब पर लागू नहीं होता। हमने अभी देखा था, क्या देखा था, उच्च दाब पर x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, इसलिए उच्च दाब पर लागू नहीं होता, उच्च दाब पर लागू नहीं। तीसरी इसकी डीमेरिट या कमी क्या है, अधिशोषण समतापी वाले उस समीकरण में, किस समीकरण में, इस समीकरण में मित्रों x/m बराबर k p की पावर 1/n, या k और 1/n, यानी k और n दोनों कांस्टेंट माने हैं। फ्रेंडलिक मॉड्यूल ने क्या माने, नियतांक माने, लेकिन ये तो नियतांक है ही नहीं, n का मान हम बदल रहे हैं कि यहाँ n का मान 1 रखें या n का मान 0.5 से 1.0 तक रखें। ठीक है ना, और यहाँ जब उच्च दाब की कंडीशन आता है, उच्च दाब पर जब p की पावर 0 है तो x/m में n का मान n बराबर इन्फिनिटिव रखना पड़ेगा, तभी p की पावर 0 आएगी, इसलिए ये घोटाला हो गया, इसमें उच्च दाब पर लागू नहीं होता। तीसरी बात है k व n वास्तविक नियतांक नहीं है, वास्तविक
नियतांक नहीं है, क्योंकि इनका मान नियत है ही नहीं, नियत में ही खोट है फ्रेंड लिख की, नियतांक नहीं, ठीक है ना। और अंतिम बात है, यह केवल एक परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है, यह केवल एक परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। ठीक है मित्रों, यह फ्रेंडलिक अधिशोषण की सीमाएं होगी। मित्रों, फ्रेंडलिक ने यह भी कहा कि ये अधिशोषण की प्रक्रिया, अधिशोषण की घटना है, अधिशोषण प्रक्रिया में विलयनों पर भी लागू होता है। तो हम ये देखते हैं विलयनों में अधिशोषण किस प्रकार होता है। यदि हम कोई विलयन ले लें, उसमें रंगीन पदार्थ घुला हुआ है और उस विलयन में कोई अधिशोषक मिलाएं, क्या मिलाएं? अधिशोषक पदार्थ मिलाएं, तो वह विलयन में घुले हुए अशुद्ध पदार्थ या ठोस विलय को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। यानी विलयनों में भी, द्रव विलयनों में भी अधिशोषण होता है। मित्रों, बात समझ आई? द्रव विलयन में भी अधिशोषण होता है। जैसे हमने पीछे ये पढ़ा है कि यदि हम शर्करा के अशुद्ध विलयन में गंदे मैले शर्करा निर्माण की प्रक्रिया के अंदर यदि जांतव चारकोल मिलाते हैं, तो जांतव चारकोल शर्करा में उपस्थित गंदी मैली मटमैली अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित करके शर्करा को शुद्ध, साफ, है ना, व्हाइट कर देता है। ठीक, वो वाली बात यहां लागू करते हैं। तो द्रव में उपस्थित अधिशोषक पदार्थ घुले हुए विलय को, अधिशोष्य को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तब फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी इस प्रकार से समीकरण लागू होता है, एक्स एम समानुपाती सी। वह हमने कहा था कि निश्चित तापमान पर अधिशोष्य का दाब अधिशोषण की मात्रा के समानुपाती होता है। या हम बोल रहे हैं कि निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, लेकिन यह सांद्रता की घात भी 1/n है। ठीक है मित्रों, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x/m बराबर k गुणा c की पावर 1/n। यदि हम लॉग लें तो इसे लिख सकते हैं लघु गुणक x/m बराबर log k प्लस 1/n log c। ये विलयनों के लिए फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण बन जाता है। मित्रों, इस प्रकार फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी पूरा करने के बाद हम यहाँ विलयन के अधिशोषण समतापी में ये कह सकते हैं कि यहाँ ये जो k और ये जो n कांस्टेंट है, ये ठोस की प्रकृति, विलय और विलय की प्रकृति, विलय के कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। ये बात भी ठीक ठाक है, पूछने लायक बनती है। इस प्रकार विलयनों में भी अधिशोषण पर फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वाला समीकरण लागू हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अधिशोषण वाला मामला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास अधिशोषण में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, अधिशोषण के अनुप्रयोग। हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार करेंगे। आपको यदि ये बात पसंद आई है, ठीक लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए, ताकि वो अच्छे से सीख सकें और हम अधिक लोगों को सिखा सकें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मस्त रहें।